लॉस कर रहे थे तो आज भी गैस लॉ कंटिन्यू करेंगे और आगे का गैस लॉ पढ़ेंगे अपन. टुडे विल अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ. ओके, एवोगैड्रोस लॉ बहुत सिंपल है. देखो मैं तुम लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, बेटा लॉजिक से पढ़ो. कभी भी कोई चीज लॉजिक से पढ़ो. इसको रटवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर थोड़ा लॉजिक लगाने का तो मजा तुम लोगों को भी आएगा. तो भाई एवोगैड्रो करके एक बंदा था, ठीक है, इटालियन साइंटिस्ट था. उसने ना बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी और बेसिक बेसिक लॉजिक लगा के उसने कुछ चीजें बताई. तो पहले तो उसका स्टेटमेंट बताता हूं. स्टेटमेंट क्या था उसका? उसका स्टेटमेंट समझते पहले. उसने क्या बोला? तो भाई उसका आइडिया बहुत सिंपल था. आइडिया ये था, जितनी गैस ज्यादा भरोगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा. उसको उसने इंग्लिश में लिखा और कुछ नहीं. तो लिख के दिखाता हूं. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. ये पहली चीज उसने बोली. अब जो मैंने बात बोली हिंदी में उसको इंग्लिश में उसने कैसे कन्वर्ट किया हुआ तुमको बताऊंगा मैं, डोंट वरी. और ये क्या स्टेटमेंट है? तो उसने क्या एकदम सिंपल बात बोली. अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है और कंटेनर है, यहां पर तुमने गैस भरी है, तुमने क्या किया है? टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा है. अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम वी है, इसका वॉल्यूम भी वी है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. अरे भाई वॉल्यूम सेम भरा है पूरा अंदर कंटेनर में, दोनों में भी, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही होंगे ना भाई. तो उसने बोला क्या इन शॉर्ट, कि वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे. वही उसने बताया. अरे वॉल्यूम मतलब जितना तुम भरोगे अंदर, जितना तुम घुसाओगे अंदर भरोगे, उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स. बोला क्या बेटा? कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पर रिलेशनशिप है. सिंपल है. ज्यादा गैस भरोगे ज्यादा वॉल्यूम होगी. तो उसने एक अलग तरीके से पुट किया इसको. क्या पुट किया अलग तरीके से? मैथमेटिकली उसने क्या बोला? इसको देखना, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है. V is directly proportional to N. V is directly proportional to N, where N is number of moles और V तुम्हारा वॉल्यूम है. और अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों बाजू से समझ सकते हो इसको. ज्यादा वॉल्यूम भर रहे हो मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे ना भाई. यही बोला बस एवोगैड्रो, और कुछ नहीं बोला उसने. और कहने का मतलब एकदम सिंपल है. अगर मैं तुमको बताऊं, कहने का मतलब एकदम सिंपल है. अगर मैं तुमको बताऊं, अगर मैं ले लू, समझो फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट बहुत सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं दम. मैं तुमको मेन चीज बताता हूं, इसकी फील क्या है लॉ की. फॉर एग्जाम्पल, मैं कंटेनर ले रहा हूं. अगर मैं ले रहा हूं 1 मोल Cl2 का. 1 मोल मतलब इतने सारे एटम्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स. Cl2 का, क्लोरीन के मैं ले रहा हूं. अगर मैं इतने मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं ऑक्सीजन का, अगर इतने मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं मैं ऑफ मीथेन का, तो सबका बेटा वॉल्यूम सेम ही होगा. वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस 22.414 लीटर पर मोल.
क्योंकि लॉ यही बोलता है मॉलिक्यूल सेम है तो उतना उसका वॉल्यूम भी सेम होगा, मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बस यही है एवोगैड्रो लॉ, और क्या है। और सिंपल लॉ, गे लुसैक्स लॉ। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी। ओके, गे लुसैक्स लॉ कुछ नहीं बोलता है, सिंपल चीज बोलता है एकदम। क्या बोलता है ये? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर P of a fixed amount of a gas is directly proportional to the temperature। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होता है? P is directly proportional to T। इसको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था तुमको। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, कोई कंटेनर है और पिस्टन है, प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं। प्रेशर कम करोगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका ग्राफ भी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ होगा, है ना। तो ये सब सिंपल चीज है बेटा। तो P is directly proportional to T, P will be equal to K times T, therefore P upon T will be equal to K। So the graph will be linear। अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे, अगर तुम्हारी इच्छा है ड्रॉ करने की ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर की, तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से चालू होगा, जीरो से तो चालू नहीं होगा, जीरो प्रेशर जीरो टेम्परेचर से, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से चालू होगा ये। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं प्रेशर और टेम्परेचर का, टेम्परेचर हमेशा इन केल्विन होगा बेटा, एसआई यूनिट में, है ना। तो बस अलग अलग एक्स्ट्रापोलेट में कर सकता हूं इसको। है ना, डिफरेंट डिफरेंट आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख सकते हैं। तो ये बेटा ग्राफ होगा तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जीरो का जीरो तो स्टार्ट नहीं होगा, कुछ तो टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा ना, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर पे स्टार्ट होगा। तो बस वही है तुम्हारा ग्राफ, एकदम सिंपल। तो अब मैंने लॉस देखे अलग अलग, बराबर। अब हमें थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी। अब मोलार मास और डेंसिटी का रिलेशनशिप क्या है बेटा? तुमको पता होना चाहिए बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? जितना मास है गैस का अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो वेयर m इज मास ऑफ गैस, n इज नंबर ऑफ मोल्स। इसको मैं ऐसे भी लिख देते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। याद है ना वेट, ये मास कितना है, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम ही होता है, अगर तुमको याद हो तो, है ना। केमिस्ट्री में सेम ही होता है। और अगर मैं बात करूं m की, तो वह है तुम्हारा मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास जिसको तुम बोलते हो। अब क्या करना है तुमको? एवोगैड्रो लॉ यूज करना है। एवोगैड्रो लॉ में क्या था? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ पूरा लिखना तुम लोग, v is directly proportional to n, therefore v will be equal to k into n। याद है ना, यही तो किए थे एवोगैड्रो लॉ में अपन, यही तो किए थे। therefore v will be equal to k into, ये जो n की वैल्यू तुमको मिली ना यहां पर से, जो तुमको पता है 9th स्टैंडर्ड से, पहले चैप्टर में भी तुमने देखा है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहां पर पुट कर दो। ये 1 है, पुट स्टार इन 1, है ना। इस वैल्यू के ऊपर पुट कर दो, क्या आ जाएगा बेटा बताओ? therefore v will be equal to k into n, कितना है? m अपॉन m। ये आ गया। अब अपने को क्या चाहिए बेटा? अपने को मोलार मास का रिलेशनशिप चाहिए, तो मोलार मास को एक साइड में लिखो, therefore m will be equal to k into m अपॉन v। मैंने मोलार मास की तरफ पुट कर दिया, क्योंकि मुझे मोलार मास का रिलेशनशिप चाहिए, तो मैं उसको एक साइड पे रखूंगा और बाकी सबको शिफ्ट कर दूंगा मैं, बराबर।
तो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। अब तुमको बचपन से पता है, तुमको डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी और मोलार मास का, मोलार मास तो तुमको मिल गया यहां पर। अब राइट हैंड साइड में डेंसिटी कैसे मिलेगा, तो यू शुड नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और मोलार मास इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अरे बाबा, एकदम सिंपल है, या इसको ऐसा भी लिखो, और डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। तुमको एग्जाम में पूछा, डिराइव दैट डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलार वॉल्यूम, ठीक है, कर सकते हो, व्हाई नॉट। आ गया ये, कैसे किया मैंने, वापस रिवाइज कराता हूं मैंने। मुझे क्या चाहिए, मोलार मास और डेंसिटी चाहिए, मैंने क्या यूज कर दिया, कुछ मत करो, एक सिंपल चीज करो, एवोगैड्रो लॉ यूज कर दो। अगर तुमको एग्जाम में इधर से याद नहीं आ रहा तो दिमाग से यूज करो। एवोगैड्रो लॉ वॉल्यूम की बात करता है, नंबर ऑफ मोल्स की बात करता है, ठीक है। तो तुमने ये पुट कर दिया, अब तुमको एन चाहिए, एन क्या होता है, एम अपॉन डब्ल्यू, सॉरी एम अपॉन एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, क्यू, एम इज नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट इज स्मॉल एम, उसको अपन ऐसे लिखते हैं अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो उसको पुट कर दिया मैंने। अब मुझे एम अलग चाहिए बेटा, क्यों, क्योंकि मुझे मोलार मास और डेंसिटी का रिलेशनशिप चाहिए। तो मैंने एम को अलग कर दिया, एम को इधर लग दिया, और वी को इधर लेकर आ गया मैं, तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी को पुट कर दिया मैंने, तो मास इज के इंटू डी, तो एम इज प्रोपोर्शनल टू डी। अब आ गया बेटा सबका राजा, सबका डॉन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो बेटा, आइडियल गैस क्या होती है, ऐसी गैस जो परफेक्ट ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या पागल हो गए, पढ़ा रहे हो आप, अब पागल हो गए फिर पढ़ा रहे हो, एग्जिस्ट ही नहीं करती तो पढ़ा क्यों रहे हो। नो गैस इन दिस वर्ल्ड इज आइडियल, देयर इज नो गैस इन दिस वर्ल्ड विच इज आइडियल, सो प्रैक्टिकली इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो रियल वर्ल्ड में क्या एग्जिस्ट करती है, इन रियल वर्ल्ड ओनली रियल गैस एग्जिस्ट, जो पर्टिकुलर कंडीशन पे आइडियल बिहेवियर दिखा सकती है। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम सोचो, क्या एक आइडियल स्टूडेंट होता है, टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, ऐसा होमवर्क करता है, बंक नहीं मारता, लेक्चर में ध्यान देता है, लेक्चर में ध्यान सुनते सुनते व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम नहीं देखता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा स्टूडेंट। मम्मी की हर बात मानता है, टीचर की हर बात मानता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे ही बच्चों, अगर आइडियल स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है तो आइडियल गैस भी पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में केवल रियल गैस एग्जिस्ट करती है। रियल गैस मतलब क्या, जो एक्चुअल में है दुनिया में, वर्ल्ड में, हर टाइप की गैस इज रियल गैस ओनली। लेकिन एक चीज और भी नोट करना बच्चों, देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ रियल गैस shows ideal behavior, a real gas shows ideal behavior under specific conditions, under certain specific conditions, परंतु कुछ कंडीशंस वो दिखा सकती है। तुम एक आइडियल स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन अब तुम पर दबाव डाला जाए या तुमको प्यार से समझाया जाए और तुम मेरी बात समझ जाओ, तो तुम आइडियली बिहेव करने की ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, राइट, देन यू कैन बिहेव एन आइडियल। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं नाम में ही, पहले तो आइडियल मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल ये एक आइडियल स्टूडेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है, रियल मतलब जो एक्चुअल में है। तो दुनिया की सभी गैस रियल ही होती है। आइडियल गैस कैसी होती है बच्चों, जो मैं बताऊंगा तुमको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, रियल और आइडियल में डिफरेंस क्या है, वो सब आगे आएगा, डोंट वरी, उसको डिटेल में हम डिस्कस करने ही वाला है। फिर ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करती है आइडियल और रियल को, है ना, वो सब भी देखेंगे अपन। लेकिन पहला क्वेश्चन तो आता है, इसको पढ़ना ही क्यों है फिर। बेटा इसको पढ़ना सिंपल होता है, इसके इक्वेशन सिंपल होता है, तो इससे अपन डील करते हैं। पहले तो बताता हूं कैसे, कैसे सिंपल होता है इसके इक्वेशंस, हाउ द इक्वेशन आर सिंपल, आई टेल यू। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहा हूं अभी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहा हूं मैं, डेरिवेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों मेरी एक बात सुनना अच्छी तरह से, पहले तो तुम्हारा जो, देखो एक चीज मेरी सिंपल समझना,
मैं क्लियर कर दूं अभी, ऐसी गैसेस दुनिया में नहीं होती। इसका पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन सिंपल बन जाते हैं, इनसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सिंपल बन जाती है। ऑब्वियसली इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे आगे, जो तुमको मैं बताऊंगा अभी, लेकिन इसको पहले पढ़ना जरूरी है। अब मेरी एक चीज याद रखना बेटा, अपन ने बॉयल्स लॉ पढ़ा, अपन ने कौन से लॉस पढ़े, अपन ने चार्ल्स लॉ पढ़ा, बराबर। अपन ने कौन सा लॉ पढ़ा, फिर एवोगाड्रो लॉ पढ़ा। बता दूं बेटा, तुम्हारी आइडियल गैस ये तीनों इक्वेशन को फॉलो करती है। बॉयल्स लॉ क्या था, याद करने की कोशिश करो। देखो मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कांस्टेंट कौन सा था, लॉ में क्या था। सिंपल बोलता हूं मैं, बॉयल्स लॉ में क्या था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मैंने बताया था तुमको। अच्छा देखो, तुम्हारी मेन चीज क्या है, तुम्हारा ऐसी कौन सी कंडीशन है केमिस्ट्री में जिससे बहुत सारी चीजें प्रूव हो जाती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। अगर V प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P से, तो कांस्टेंट कौन से होंगे, बाकी दोनों होंगे, बाकी दोनों होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर देखो चार्ल्स लॉ में क्या था बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट। अरे V इज प्रोपोर्शनल टू T, कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, बाकी दो होंगे। देखो बच्चे रट्टा मारते बहुत सारे, इसको कांस्टेंट दिया, अरे बाबा ये दोनों आ गए तो बाकी जो बचा वही कांस्टेंट है। क्या बच गया, V इज प्रोपोर्शनल टू T, क्या बच गया, कांस्टेंट P एन N। ये ऐसे खेलना है बेटा, इतना सिंपल हो जाता है। एवोगाड्रो लॉ ने क्या बोला, अभी पढ़ा, आज ही पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका लॉजिक भी मैंने बताया सबका, कैसे आता है ये सब। बताओ बेटा, अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यही तो बताया था मैंने। इसको क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। क्या कर दो, इसको कंबाइन कर दो तीनों को भी, कंबाइनिंग ऑल द 3 इक्वेशंस। तो V तो लेफ्ट हैंड साइड पर है, प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू 1/P T N। तो देखो P नीचे है, T और N ऊपर है। अरे P नीचे है, T और N ऊपर है, तो मैंने लिख दिया बेटा। अब क्या करो, तो V प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी आ गया, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, V प्रोपोर्शनल रहेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, V इक्वल टू R टी एन बाई पी। एक काम करो, P को लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दो, देखो PV इक्वल टू आर टी एन, थोड़ा मॉडिफाई कर दो, देखो PV इक्वल टू एनआरटी। ये तो तुमने सुना होगा, PV इक्वल टू एनआरटी। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल सब के सब आ गए बेटा, और इसको हम बोलते हैं गाइडल गैस इक्वेशन। और ये आर क्या है, ये आर है गैस कांस्टेंट। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अपन, क्या होता है ये क्या होता है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे अपन, एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा। लेकिन ऐसे डिराइव होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2-3 मार्क्स, इट विल डेफिनेटली कम। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तीनों को कंबाइन कर दो। नीचे था P लिख दिया, ऊपर क्या था, T और N था, T और N लेकर आ गया मैं, तो V इक्वल टू R टी एन बाई पी। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा ना भाई, देखो PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू एनआरटी। इसका टैटू करा लो किधर, इसको फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन करो, इसका कुछ ना कुछ तो कर लो बेटा, टैटू बना लो चाहिए तो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू एनआरटी, where P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is gas constant and T is temperature। याद रखना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनआरटी मिल गया अपने को, समझो N इक्वल टू 1 मोल है, N इक्वल टू 1 मोल है सपोज, तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू RT हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, PV बाई टी, बराबर कि नहीं, PV बाई टी। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ होता है, और टेम्परेचर टेम्परेचर ही रहेगा, ए कैंसल, फोर्स इंटू लेंथ, तो ये वर्क हो जाएगा ना, तो वर्क अपॉन टेम्परेचर। सो आर क्या होता है एक्चुअल में, व्हाट इज आर, इट इज वर्क डन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इसका फील लो, तुमको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा ये, इसका फील लो कि आर क्या होता है।
इसको मैंने गैस कांस्टेंट बोला, मतलब ये है क्या? ये कुछ नहीं है। अगर तुमको जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, ऐसे तो होगा नहीं, देखते देखते टेम्परेचर बढ़ जा, टेम्परेचर बढ़ जा, ऐसे तो होगा नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो काम करना पड़ता है, राइट, उसको हम एक क्वांटिटी है आर, उसमें डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा ये, बट ये तरीका होता है बेटा। वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम मुझे निकालना है, एरिया कितना है और लेंथ कितना है इसका, तो वो वॉल्यूम होता है। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया अपॉन टेम्परेचर, ए कैंसल, एफ इंटू एल इज नथिंग बट वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो सब तुमको याद होगा। तो वर्क अपॉन टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए तुमको। फिर तुमको अलग अलग यूनिट्स पता होने चाहिए, तुमको आर के अलग अलग यूनिट्स पता होने चाहिए बेटा। उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं डिटेल में। इन केमिस्ट्री देखो, एक सिंपल चीज मेरी याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में तुमको एक चीज बहुत याद रखना है, यूनिट्स के साथ अच्छी तरह से खेलना है तुमको, ठीक है? तो देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन एंड टेम्परेचर, एसटीपी क्या होती है, तुमको अब तक वो पता होगी एसटीपी क्या होती है, मैंने नंबर वो मोल चैप्टर में पढ़ाया था तुमको। 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कंडीशन है। इसको स्टैंडर्ड क्यों लिया अपन ने बाबा, कि इसके बेसिस पे काम करना है आगे। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड कंडीशंस है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या, इसको लेकर के चलना है तुमको आगे, ये तुम्हारी एक बेस है, इसको लेकर के तुमको केमिस्ट्री की पढ़ाई आगे बढ़ानी है, राइट? और आर की यूनिट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज विल बी डिफरेंट। जैसे आर की यूनिट, ओके, इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आर इज ऑल्सो इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, एंड आर इज ऑल्सो इक्वल टू, अब मैं बताऊंगा क्या होता है इसका मीनिंग, डोंट वरी, आई लेट यू नो। आर इज ऑल्सो इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। केमिस्ट्री में यूजुअली तुम्हारा ये यूज होगा आर इक्वल, ये वाला, इसका डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही इंपॉर्टेंट है यूनिट। अगर तुमको सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया, लीटर, एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो तुम ये यूज करोगे आर की वैल्यू। अगर तुमको बोला है जूल में, ये तुमको थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा, जूल, केल्विन पर मोल, तो ये आर का तुम यूज करोगे। अगर तुमको जूल दिया, कैलोरी इंटर कन्वर्टेबल है, मालूम होगा तो तुमको जूल कैलोरी याद होगा, तो 10th में पढ़ा होगा, 1 कैलोरी इज 4.184 जूल, तो वो सब कन्वर्शन करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। ओके बेटा, तो ये सब है तुम्हारा आर का वैल्यू।